बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 14 एमडी कैट का। और ये सबसे इजी आई थिंक सो कि एमडी कैट के सिलेबस का यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करना है इसमें जो है वो सबसे पहले डायोड हमने डिस्कस करना है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन है, फिर हमारे पास जो है वो इसमें हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफिकेशन हैं। उसके बाद जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे टॉपिक्स में शामिल है। अच्छा, पीएन जंक्शन और उसकी करेक्टरिस्टिक जो है, सबसे पहले हमने ना एन टाइप और पी टाइप जो है लास्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया था। और वो अगर किसी का मिस है तो आपने पहले वो एन टाइप और पी टाइप जो है वो उनको अच्छे से जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, चैप्टर नंबर 17 जो आपकी टेक्स्ट बुक है। अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें तो वो पीएन जंक्शन बड़ा सिंपल है। कहते हैं कि हम एक सिंगल पीस ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लेते हैं और उसको इस तरह से ग्रो करते हैं कि उसका हाफ जो है उसकी डोपिंग ट्राईवेलेंट से कर देते हैं और हाफ की डोपिंग पेंटावेलेंट से कर दें, तो हमारे पास पी एन जंक्शन बन जाता है और जिसको हम डायोड भी बोलते हैं। और इसमें जो है वो हाफ आपने पी टाइप बना दिया, हाफ एन टाइप बना दिया। तो एन टाइप वाली साइड को हम कैथोड बोलेंगे और पी टाइप वाली साइड को उसको एनोड बोलेंगे। ये इसकी जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायोड की। जिसमें जो है वो जो साइड पी वाली है उसको एनोड कह रहे हैं और जो एन साइड है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैथोड। तो जिस तरफ ये लाइन हो और वो एन साइड होती है उसको हम कैथोड बोलेंगे और जो पी साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है जी। और इसको ग्रो किस तरह से किया जाता है, ये सिंगल पीस होता है और उसको इस तरह से हम फैब्रिकेट करते हैं कि हाफ जो है उसको हम पेंटावेलेंट से डोप कर देते हैं और हार्ट ट्राईवेलेंट से। जिस तरफ पेंटावेलेंट से डोप करते हैं वो एन टाइप बन जाती है और जिस तरफ ट्राईवेलेंट से डोपिंग करते हैं वो पी टाइप बन जाती है। राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, पहले हमें पता है कि एन टाइप और पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन एन रीजन में चूंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सो इसमें जो है वो एन टाइप से, चूंकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज करना शुरू हो जाते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो एन रीजन से कहाँ आना शुरू हो जाता है, पी रीजन में। अब देखो एन पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल के जब कहाँ चला गया, पी वाले रीजन में। सो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उस तरफ पॉजिटिव आइंस की लेयर बनती जाएगी और जिस तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहां पर नेगेटिव आइंस की लेयर बनती जाएगी। दोनों साइड पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की लेयर्स बनती जा रही हैं। इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है आइंस की इस वाले रीजन में, जिसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। फिर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये मजीद डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी रीजन में रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसकी रीजन जो कि इस तरफ जो है वो नेगेटिव आयंस की लेयर बनती जा रही है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है मजीद यहाँ स्टॉप होना बंद हो जाता है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ डिफ्यूज होना बंद हो गए। अब यहाँ पर देखो इट्स रिएक्ट लाइक अ टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर देखें तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। सो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसको हम नाम दे देते हैं, पोटेंशियल बैरियर का नाम दे देते हैं। सिलिकॉन के केस में जो है इस पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम जो है उसके केस में जो है वो उसकी पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उसके बाद जो डिप्लीशन रीजन जो डेवलप हो जाता है उसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर बन गया है। अब अगर सिलिकॉन का ये जो आप लेट से टुकड़ा है उसको आपने पीएन जंक्शन बनाया तो इसमें मजीद आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो आपको 0.7 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी लगानी पड़ेगी ताकि जो है मजीद करंट फ्लो कर सके। और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट की बैटरी लगेगी। सो इसमें जो है वो वही है जी, एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी रीजन में ज़्यादा जो है मेजोरिटी कैरियर होल्स होते हैं। एन रीजन में मिनोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और पी रीजन में मिनोरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन वो कहता है जी कि
डिप्लीशन रीजन जो है वो डेवलप होता होता जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है जी इसमें, अब कहते हैं जी एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एट ए सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग स्टिल मेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वेदर इट इज पी टाइप आर एन टाइप, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो ये साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन जब डिफ्यूज करके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर जाता है फिर यहाँ आयंस की लेयर बनती है। सो एन टाइप और पी टाइप आफ्टर डोपिंग भी स्टिल जो है वो न्यूट्रल ही रहते हैं, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ आयंस बन रहे होते हैं। फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन और रिवर्स बाइस, अब देखें जैसे मैंने कहा कि दरमियान में डिप्लीशन रीजन बन गया है। अब सपोज करें कि उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो सिलिकॉन के केस में कितनी है, 0.7। जब आप 0.1 0.2 आप बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाए, सपोज करें कि यहाँ ये वेरिएबल बैटरी लगी हुई है, सो आप 0.3 वोल्ट कर दें, 5 वोल्ट कर दें, 6, अनलेस जो है वो सब तक 7 नहीं होगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये है कि अब बाइसिंग का मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नल सोर्स से अब उसको बैटरी लगानी है, ठीक है जी, और बैटरी इस तरह से अटैच करनी है कि अगर उसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो है वो एन टाइप के साथ लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ लगाया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को। वो क्या है जी, ज़रा एक नज़र गौर से सुनना है। देखिए फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में ना अक्सर कंफ्यूजन होती है। यहाँ हरगिज ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ये कहें कि एन टाइप को आप नेगेटिव के साथ लगा दें, पी टाइप को पॉजिटिव के साथ लगा दें तो ये फॉरवर्ड बाइस बन जाए। ये फॉरवर्ड बाइस तो होता है, लेकिन असल में ना फॉरवर्ड बाइस का केस क्या होता है? सपोज करें कि ये मेरे पास जो है इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपको नजर आएंगे। सपोज करें ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। सपोज करें एन वाली साइड को वो कहता है जी कि हमने ना जो है वो कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और इसको ना पॉजिटिव 2 वोल्ट के ऊपर लगा दिया, तो बचाएं ये फॉरवर्ड बाइस है। आंसर इज यस, इट इज फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि एन को आपने लो पोटेंशियल पे रखा है, पी को हाई पोटेंशियल पे रखा है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास डायोड है, आपने एन जो है उसको रखा है, लेट से आपसे कहा जाए -2 वोल्ट पे, ठीक है जी, और पी वाली साइड जो है उसको रखा है -1 वोल्ट पे, तो ये बताएं कि ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है? तो आंसर इज इट इज आल्सो फॉरवर्ड बाइस। क्यों? क्योंकि एन को आपने लो पोटेंशियल पे जोड़ा है। -2 बड़ा होता है या -1? -1 इज ग्रेटर देन -2, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वो फॉरवर्ड बाइस का ही केस बनेगा। सो इसमें जो है वो आपने ये नहीं है कि इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिर्फ देखना ये है, एन को लो पोटेंशियल और पी को हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ दें, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है जी। तो यहाँ आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग जो है उसका केस क्या होता है। वैसे हम कहने के लिए कह देते हैं कि एन वाली साइड जो है उसको हम नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल के साथ जोड़ा, पी वाली साइड को पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ा, ये फॉरवर्ड बाइस बन जाए। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस जो है वो कोई भी जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। और अगर उसमें आप 0.7 वोल्ट यानी उसके पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा की बैटरी होगी, तो तब जो है वो एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, और उसमें जो है वो फ्यू मिली एम्पियर करंट जो है बिगन टू फ्लो टू द पीएन जंक्शन, तो एप्रीशिएबल करंट जो है वो पास कर जाता है। तो आइडियल डायोड जो है उसमें हम कहते हैं कि जी करंट इजीली जो है वो पास कर जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस जो है डिप्लीशन जो विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये, आपने एक तो मल्टीपल चॉइस के लिए एमडी कैट के लिए याद रखना है। दूसरा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? V/I से ही फाइंड करते हैं। और जूं जूं जो है वो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, बाइसिंग वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो करंट फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज करता रहेगा। और इसको हम फॉरवर्ड करंट और इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे होते हैं? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोल रहे होते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड करंट जो होता है या फॉरवर्ड बाइस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा होता है। और मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो आपको पता है क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और जैसे मैंने ऊपर बताया, पोटेंशियल बैरियर जो है वो सिलिकॉन के केस में 0.7 है और जर्मेनियम के केस में 0.3 है।
सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो कहता है पीएन जंक्शन जो है अनलाइक रेजिस्टर डज नॉट बिहेव लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज। डायोड जो है इसका मतलब है सेमीकंडक्टर डायोड जो है दैट इज आल्सो नॉन ओहमिक। ठीक है जी, तो ये भी नॉन ओहमिक है, तो इसका मतलब ओहम्स लॉ को बे नहीं करता। रिवर्स बाइसिंग की बात कर लेते हैं। अब रिवर्स बाइस में ऐसा है कि आपने एन रीजन को हाई पोटेंशियल पे लगा दिया, पी वाले रीजन को लो पोटेंशियल के साथ लगा दिया। इस केस में जो है वो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता। अब इसमें जो है वो जो कि आपने रिवर्स कर दी है, जो थोड़ा बहुत करंट जो है वो फ्लो करता है वो जो है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज करती जाती है। और इन रिवर्स बाइसिंग जो है नो करंट फ्लो थ्रू द ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हाउएवर अ स्मॉल करंट जो है ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, ये जो थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पियर्स की सूरत में करंट फ्लो कर जाता है, ये किसकी वजह से होता है? मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। जब बैटरी आप उसकी बाइसिंग करते हो ना, तो राइट आफ्टर द बाइसिंग जो है वो कुछ जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर हैं फिर भी डिप्लीशन रीजन के को क्रॉस करने के जो है ना वो कर जाते हैं उसको, और उनकी वजह से जो करंट थोड़ा बहुत जो है वो उसमें फ्लो करता है उसको कहते हैं रिवर्स करंट, या उसको लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। और रिवर्स करंट करंट कहता है जी क्विकली जो है रीचेज टू सैचुरेशन वैल्यू और देन बिकम्स ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट बिफोर सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज आती है तो इसका मतलब उसके बाद जो है वो करंट जो है मजीद जो है वो करंट जो है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। उसके बाद कहता है कि चीजें शार्पली एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज एट द फिगर। इसमें होता क्या है कि जरा देखें, अब जो जो है वो आप इसमें जो ही आपने बाइसिंग की, अब डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू हो गया। जो जो डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर है उसकी जो पोटेंशियल बैरियर हो वो भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल बैरियर जो है वो बैटरी की वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो अचानक से जो है वो क्या होगा कि रिवर्स करंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पर जो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये वाला जो है पॉइंट जो है इसमें, ये वाला पॉइंट है इसमें हम कह रहे हैं ये जी, इसको हम कहते हैं जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या जंक्शन ब्रेकडाउन। यहाँ पर आके जो है वो जंक्शन ब्रेक हुआ और रिवर्स बाइसिंग में करंट अब जो है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर जाता है, हम कहते हैं कि जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया। और पहला जो करंट है वो कितने ऑर्डर का होगा? ये जो नेगेटिव रिवर्स करंट है ये वाला, ये आपका ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स होता है। यानी यहाँ पर जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स की जो है वो ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें ये जस्ट आपने इंफॉर्मेशन के तौर पर सारी चीज़ें याद रखनी है। और पीएन जंक्शन आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि दो साइड की पीएन जंक्शन एक्ट एज टू इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पिक होता है। आइडियल डायोड जो है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन फॉरवर्ड बाइसिंग में, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन रिवर्स बाइसिंग। ठीक है जी। और रिवर्स बाइसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी क्लोज सर्किट आप कह सकते हो। तो इसमें प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर है उसमें आइडियल तो 100% कोई चीज़ नहीं होती, तो इसमें जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है वो फ्यू ओहम जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है, और जो रिवर्स बाइसिंग है उसमें सेवरल मेगा ओहम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अच्छा जी, लीकेज करंट फॉर जर्मेनियम इज इन एम्पियर्स, जबकि सिलिकॉन में जो है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो जर्मेनियम में जो है वो लीकेज करंट ज़्यादा होता है, जबकि सिलिकॉन के केस में लीकेज करंट जो है वो कम होता है। अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। और रेक्टिफाई का मतलब होता है कि हम जो है वो कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डीसी करंट में जो है वो कन्वर्ट करें तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सेल फोन का चार्जर है। देखो बात ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट से हम ड्राई बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट करंट से ही हम जो है वो बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफाई का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट को हमें डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है, एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और अनदर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बेसिकली जो है वो डायोड जो है वो कितने यूज होता है इसमें?
एक ही डायोड हम यूज़ करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, और उसमें जो है वो एक सिंगल डायोड हमने यूज़ कर लिया, उसके साथ ना ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है वो सोर्स लगा देते हैं। अब देखिए कि जो हमारे पास दो हाफ हैं, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ। ठीक है जी, ये देखें एक पॉजिटिव हाफ है, यानी कि हम इसको लेट से कह लें 0 से लेकर t/2। दूसरा नेगेटिव हाफ है t/2 से लेकर t। ठीक है जी। अच्छा, अब ड्यूरिंग जो है वो नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में अगर हम बात करें या नेगेटिव हाफ की बात करें, तो देखिए पोलैरिटी जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। अगर पहले जो है वो करंट इसमें लेट से क्लॉकवाइज है, तो अगले ही हाफ में जो है वो उसने क्या हो जाना है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाना है, ऐसे ही ना, तो पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कि बात ये है कि यहाँ पर लेट से करंट उसमें क्लॉकवाइज आता है पहले हाफ में, तो ये वाली साइड पी है, तो ये वाली लेट से इसमें एन है, इसका मतलब है फर्स्ट हाफ में जो है उसमें से करंट पास कर जाएगा। लेकिन जो ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो सेकंड हाफ में जो है वो यहाँ पर करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि आगे पॉजिटिव है तो इधर से नेगेटिव करंट आ रहा है, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब है कि इसमें एक ही डायोड यूज होता है। वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल जो है उसके लिए जो है वो यूनिडायरेक्शनल करंट प्रोड्यूस कर देती है, यानी उसमें से करंट पास हो जाता है। इसको हम कैन बी यूज फॉर चार्जिंग द बैटरी। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफाइड में इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये इनपुट थी, आउटपुट आपके पास ये हुई, इसका मतलब है उसमें से ये जो नेगेटिव सिग्नल है वो गायब हो गया। सो अगर जो है वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ थी, तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होगी, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर की मैं बात कर रहा हूँ। मोर पल्सरेटिंग पल्सरेटिंग आउटपुट जो हमारे पास आती है, तो एवरेज वैल्यू जो है आउटपुट डीसी सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाती है। सो फ्लक्चुएशन द आउटपुट जो है उसको हम यूजिंग जो है वो फिल्टर सर्किट जो है उसको फिल्टर सर्किट को यूज करके जो है हम यहाँ उसको रिमूव कर सकते हैं। और फिल्टर सर्किट के तौर पर जो है आमतौर पर जो है वो क्या यूज होता है, कैपेसिटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आउटपुट आती है वो स्मूथ नहीं होती, वो फ्लक्चुएटिंग होती है, तो उसको स्मूथ करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज किया जाता है, जिसका अहम कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है जी। सो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब इसने नेगेटिव वाले को जो है वो जो है वो कर देना है डीसी वोल्टेज, ये वाला जो है पॉजिटिव को जो है वो इन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज होगा, और इसकी में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ये दो बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड अक्सर मल्टीपल चॉइस आते हैं। नेक्स्ट ही फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वाला जो फेज था, यानी नेगेटिव फेज, वो उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो गायब हो जाता है स्टिल। लेकिन टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, इस वजह से इसमें इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या थी, सेम थी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव है इसको भी हम पॉजिटिव कर लें, तो उसके लिए जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया जाता है, उसमें हमें चार डायोड यूज करने होते हैं। अब इन चारों डायोड में से दो एट ए टाइम फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं और दो रिवर्स बाइस हो जाते हैं। ठीक है जी। सो उसमें जो है वो अगर इनमें से पहले हाफ में दो फॉरवर्ड बाइस है, तो अगले हाफ में वो दो रिवर्स बाइस हो जाएंगे। एट ए टाइम दो फॉरवर्ड बाइस और दो रिवर्स बाइस रहते हैं। तो इसमें देखें जी कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में कहते हैं जी कि सेंटर ट्रैप जो है वो ट्रांसफार्मर टू डायोड्स, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में ब्रिज रेक्टिफायर भी इसको हम बोलते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसमें दो हमारे पास मेथड है। एक जो है वो कहता है जी कि सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर विद टू डायोड, और ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विद ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारी बुक में भी गिवन है, इसको पहले इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर में अगर गौर करें तो इसमें हमारे पास दो डायोड्स हैं, चार डायोड्स हैं। तो two diodes remain on यानी forward bias in each half cycle input cycle, while other two remains off यानी वो reverse bias होंगे। जैसे कि अगर 0 से t/2 जो है वो d1 d3 ऑफ यानी रिवर्स बाइस होंगे, तो d2 और d4 ऑन हो गए यानी वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। t/2 से लेकर t तक d1 अगर d3 ऑन है यानी वो फॉरवर्ड बाइस है, तो d2 d4 क्या हो जाएंगे, वो रिवर्स बाइस हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो करंट कंटिन्यूसली जो है वो लोड तक पहुंचता रहता है इन यूनिडायरेक्शनल। और कहते हैं जी ये वाला जो है वो इसके एडवांटेजेस क्या है, इनएक्सपेंसिव मेथड है रेक्टिफिकेशन का। एवरेज वैल्यू डू नॉट ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, जो कि हाफ में ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी। और यहाँ पर जो है वो लेसर पल्सुएशन आती है, मतलब इसमें जो है वो पल्सुएशन कम आती है फुल वेव रेक्टिफायर में, जैसे हाफ में ज़्यादा आती है।
सो इसमें एक बात याद रखनी है, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी यहाँ एफ थी ना, तो क्या आपने नेगेटिव को यहाँ इन्वर्ट करके पॉजिटिव बना लिया है, तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है फुल वेव रेक्टिफायर में वो क्या होती है, 2f। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रीक्वेंसी आपका फुल वेव रेक्टिफायर वेव इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी आपका इनपुट सोर्स जो है वो, ये वाला पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट आपको बताया कि इनपुट सिग्नल जो है वो अगर ये है, तो ये हाफ वेव में रेक्टिफायर में इसकी जो है वो ये हमारे पास सिग्नल आता है। फुल वेव में जो है वो ये इनपुट है और आउटपुट आपका डबल होके आती है और रेक्टिफाइड होके जो है उसको स्मूथ कर दिया जाता है। इसी तरह से जो है वो फुल वेव 3 फेज जो सप्लाई होती है, उसमें भी उसको जो है वो हम जो है वो फिल्टर करके, यानी कि उसको भी हम जो है रेक्टिफाई करके डीसी बना सकते हैं, और उसकी जो हमारे पास रेक्टिफाइड वेव फॉर्म आएगी डेट या स्ट्रेट लाइन स्मूथ हमारे पास जो है वो वोल्टेज आ रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी फोटो डायोड। अब ये सिंपल ना, ये सारे के सारे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इनको रीड आउट करना है। फोटो डायोड जो है ये डिटेक्शन ऑफ लाइट के यूज होता है, ये एप्लीकेशन है सारी डायोड की। और दूसरा जी, इट कैन टर्न ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड्स। तो इसमें जो है वो ये रिवर्स बाइस पे ऑपरेट होता है, तो रिवर्स करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इंक्रीज होता है। सो फोटो डायोड्स ऑफ फास्टेस्ट जो है वो लाइट डिटेक्शन जो है, इसमें आपने कर्व भी एक पढ़ा होगा कि जो फोटो डायोड जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जो इंक्रीज होता है, वो भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा, जो क्योंकि अक्सर वो भी टेस्ट में आ सकता है कि रिवर्स करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। इनकी एप्लीकेशन से एक नज़र आपने रिवाइज करनी है। ठीक है जी, सारी की सारी एप्लीकेशन जो है रिवाइज करनी है। इसमें देखें मेन मेन पॉइंट्स ऐसे याद रखना है, जैसे मैंने कहा कि रिवर्स करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये ऑन एंड ऑफ हो सकता है नैनो सेकंड में, रिवर्स वाइज पे ऑपरेट होता है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने जो है वो अच्छे से याद रखनी है। इसमें जो है वो इसकी एप्लीकेशन जो है, इससे रिलेटेड भी कैसा आ सकता है। ये जो है वो जो विजिबल इनविजिबल लाइट्स को डिटेक्ट कर सकता है, ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए यूज होता है, लॉजिक गेट्स में यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम, टीवी रिमोट पर, बर्गर अलार्म वगैरह, ये सारी आपने एक नज़र इस डिवाइस करनी है। फोटोवोल्टिक सेल जो है ये हम साइंटिफिक नेम है जी, जिसको हम सोलर सेल भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें कहते हैं जी जो थिक सी जो है वो थिन सी पी जो है वो लेयर होती है, एन की थिक होती है और पी की जो लेयर है वो थिन होती है। तो एन रीजन के ऊपर एक थिन सी पी रीजन की लेयर जो है उसको चढ़ा देते हैं, और इस यूं ही इंसिडेंट करते हैं इसके ऊपर लाइट जो है, तो इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं, और वो एनर्जी जो है वो लाइट से लेकर जो है वो यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इनको हम कहते हैं जी सोलर सेल भी नाम दे देते हैं। तो अगर ये एन और पी टाइप के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड कर देती है, उनकी एनर्जी जो है उससे ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो फिर वो लो करके इधर रजिस्टर पे आ जाता है। ये आमतौर पर निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं जहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसको भी एक नज़र जो है वो जस्ट आपने मेन मेन पॉइंट्स हैं वो रीड आउट करने हैं। इसका साइंटिफिक नेम जी फोटो वोलेटिक सेल होता है। इसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। फिर इसमें जो है वो सोलर सेल जो है वो कहता है जी एरिया उसका 4000 मिलीमीटर स्क्वायर कैन डिलीवर अ मैक्सिमम पावर ऑफ जो है वो 0.6 वॉट जो है एट अबाउट 0.5 वोल्ट इन फुल सन जो है, ये एक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने सेट किया हुआ है। ठीक है जी। इसके जो यूजेस हैं वो आपने एक नज़र देख लेने हैं। यूजेस में जो है वो हम कहते हैं जी कि इसमें हमारे वेदर स्टेशन वगैरह में यूज होते हैं। इसमें जो है वो कहते हैं देयर आल्सो यूज ड्राइविंग बाइक्स एंड कार जो है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज जो है इसको डेवलप किया गया था सैटेलाइट्स के केस में, जो कि वो ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जब वो अर्थ से दूर रहते हैं तो वहाँ एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाता था, तो उसमें फिर वहाँ एनर्जी के सोर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली कहता है जी कि इज कैन परफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑपरेशनल, जो कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली, इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। और टर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहता है रेफर्स टू क्लास हाई गेन डीसी कपल्ड एम्पलीफायर विद टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट जो है, टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, एक इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है और आउटपुट हमें मिल जाती है।
बेसिकली ये जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। और ये जो है वो बेसिकली जब डेवलप किए गए थे तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको जो है उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर जो इसका था, उसको मंजरे आम पे ज़्यादा नहीं आने दिया ताकि मार्केट में उनकी मोनोपोली कायम हो सके। और उन्होंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर जो है एक सर्किट बनाया, और सर्किट जो है बॉक्स के अंदर इनक्लोज करने के बाद उन्होंने ना उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दी कि इन करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसमें से टर्मिनल्स बाहर निकाल के बता दिया कि ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, उस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई नहीं बताया, हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दी गई कि इसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले आप देखा होगा कि बड़े बड़े टीवी वगैरह होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शॉर्ट करते गए, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से ही हुआ है। अगर हमें ये एक्सटर्नल सर्किट डेवलप करना पड़ता था, देखिए कुछ कंपोनेंट नेगेटिव वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, कुछ पॉजिटिव पे, कुछ ज़्यादा वोल्टेज पे, कम कम वोल्टेज पे, तो सर्किट बहुत बड़ा डिज़ाइन करना पड़ता था हर कंपोनेंट को जो है वो ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एट ए टाइम जो है वो आपके ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यानी कि पोलैरिटी भी नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, और उनकी कोई भी वैल्यू भी एडजस्ट करके दे सकते हैं। तो ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम होता है। इसको भी हमने गो थ्रू करना है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है आमतौर पर वो इसकी गेन से रिलेटेड आते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आते हैं। हाई गेन होता है और इन द ऑर्डर ऑफ मिलियंस जो है, और हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है, इनकी लो आउटपुट इम्पिडेंस होती है। ये आगे हम करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं, आसान लैंग्वेज में जो होता है हमारी बुक में तो दी हुई है। कहता है जी जो इनपुट है, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, सेवरल मेगा ओम की हाई रेजिस्टेंस होती है, ताकि उन दोनों के इन बिटवीन करंट पास ना करे। नो करंट फ्लोज थ्रू द इनपुट्स और लो इनपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है, फ्यू ओम जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ रखी जाती है। सो इसमें देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस है, ये डेट इज़ वेरी वेरी हाई, इसको बहुत हाई रखा जाता है। जबकि चूँकि आउटपुट के अक्रॉस हमें उसको ड्रॉ करना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही लो रखी जाती है। ठीक है जी, इसको लो रखा जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस को, और इसको बहुत ही हाई रखा जाता है। तो प्रैक्टिकली कहते हैं जी इनमें कोई करंट पास नहीं करता। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है इसमें कहता है जी इसका जो ओपन लूप गेन है डेट इज वेरी वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर क्या होता है 10⁵ होता है। और इसमें जो है वो कहता है जी कि हम ओपन लूप गेन जो है इसका आउटपुट ओवर इनपुट करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी इसमें हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये बड़ा सिंपल है, देखें इसमें हमें जो है इसकी डेरिवेशन को याद नहीं रखनी, सिर्फ हमें इसका गेन याद रखना है। और एक दो चीज़ जो है वो इसमें हमें याद रखनी है, वो क्या कि देखिए एक होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्चुअल ग्राउंड। देखें इन दोनों के दरमियान यानी पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान जो कि वोल्ट रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होती है, तो इनमें प्रैक्टिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ अगर वी नेगेटिव जो है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड किया हुआ है, तो ये अगर जीरो पे है तो ये डायरेक्टली जीरो पे होगा, तो ये इनडायरेक्टली जीरो पे होगा। इसका मतलब ये हुआ हम कह सकते हैं कि जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसमें अगर जो है वो ये एक टर्मिनल उसका वो वर्चुअली ग्राउंड है तो दूसरा वर्चुअली ग्राउंड है। वर्चुअल ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, वर्चुअल ग्राउंड। तो वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है कि देखें जैसे मैंने कहा कि यहाँ अगर वी नेगेटिव जो है, वी नेगेटिव जो है ये आपने ग्राउंड किया हुआ है, इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, तो ये जीरो पे डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। तो ये जो वी पॉजिटिव है ये इनडायरेक्टली ग्राउंड होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। आप देखो ना, और मुझे ये बताएं कि लेट्स से कि ये वी नेगेटिव है, ये वी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसको इन दोनों के दरमियान जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर इन दोनों के दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक ही है कि दोनों एंड एट द सेम पोटेंशियल है। और अगर दोनों एंड एट द सेम पोटेंशियल है तो हम कह सकते हैं वी नेगेटिव जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, वी पॉजिटिव। अब आपने जो वी नेगेटिव को किया हुआ था ग्राउंड, तो ये डायरेक्टली ग्राउंड है, तो ये इनडायरेक्टली ग्राउंड हो गया क्योंकि दोनों की
वोल्टेज इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली इन दोनों के दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब बाकी जो है वो आपने यहाँ पर जो याद रखना है वो गेन का फॉर्मूला है। आपको जो है वो रेजिस्टेंसेस गिवन होंगी, आपने जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है और गेन कैलकुलेट करना है। तो अक्सर हमें गेन कैलकुलेट करने के लिए आता है, और उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ कि यहाँ पर लेट्स से R2 जो है वो आपको गिवन है 10 किलो ओम, और R1 जो है वो आपको गिवन है 1 किलो ओम। आपसे उसने कहा कि ये बताएं कि इसके गेन क्या है। तो गेन आपके पास है -R2 यानी 10 किलो ओम डिवाइडेड बाय R1 यानी 1 किलो ओम। तो आंसर कितना आ गया? 10। 10 का मतलब है कि इसलिए जो है वो आपका जो सिग्नल है उसको 10 टाइम्स एम्पलीफाई करना है, लेकिन ये नेगेटिव साइन का मतलब है उसने फेज शिफ्ट कर देना है, कितना? 180 का फेज शिफ्ट कर देना है। ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसमें जो है वो एम्पलीफाई तो हो जाता है सिग्नल जो है, लेकिन जो है वो उसमें जो है वो पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो उसमें आपके पास जो है वो सिग्नल जो है वो लेट से अगर ये सिग्नल है तो सिग्नल जो है वो उसकी पोलैरिटी सॉरी उसकी ना उसका फेज चेंज नहीं होगा। सो वो सेम ही रहेगा। वहाँ 180 का फेज शिफ्ट आता था, यहाँ कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। और इसमें जो गेन है उसका फॉर्मूला जो है वहाँ पर -R2/R1 था, तो इसका है 1+R2/R1। बाकी वैसे ही है जी, आपको R2 और R1 की वैल्यूज गिवन होगी, उसका गेन फाइंड करना होगा। यहाँ एक बात तो हमें पता चल गया, यह गौर करके देखें, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है जी गेन ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R2 R1, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के ऊपर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन डिपेंड करता है। ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपन लूप गेन पे जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट जो है जी इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर, और इसमें जस्ट जो है वो उसी तरह इसको भी जस्ट आपने डिकोड करना है एक नज़र जो है। और कंपैरेटर में कहते हैं जी कि देखिए यूजली रिक्वायर्स टू पावर सप्लाईज प्लस 12 VCC और -12 VCC। तो VCC यहाँ पर जो है प्लस है -12। द ओपन लूप गेन जो है वो हमारे पास 10⁵ है। तो वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इज एम्पलीफाइड। तो उसके बाद कहता है दिस स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, और कहते हैं इट इज आइदर बिकम इक्वल टू +VCC और -VCC। और दिस फीचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड टू कंपेयर वोल्टेजेस एंड दिस फिगर इज गिवन बाय। इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं इस फिगर को। अच्छा, अब देखिए ये सैचुरेशन का क्या मतलब है, जरा गौर करते हैं। मैं आपको सैचुरेशन की बात बताता हूँ पहले, फिर इस पे आते हैं। सपोज करें कि यहाँ आपने जो बैटरी लगाई हुई है वो +12 VCC और -12 VCC, ठीक है, +12 वोल्ट और -12। अब सपोज करें कि इनपुट सिग्नल जो है वो आप उसको देते हो 0.00001। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन था 10⁵, ये उसका गेन था, ऐसे ही ना। आपने उसको एक स्मॉल सा सिग्नल दिया, उसने उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है जी। अब आप इस सिग्नल को थोड़ा बढ़ा देते हो 0.001। ठीक है, अब अगर ये 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपका आंसर आ जाना है 10 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम करते हैं 0.001, अब अगर 10⁵ करते हो तो अब आंसर आपका 10 वोल्ट 100 वोल्ट नहीं आना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको वोल्टेज मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है? 12। यहाँ आके ये 12 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये सैचुरेशन है। इस पॉइंट को हम वो बोलेंगे सैचुरेशन है। ठीक है जी, सैचुरेशन। अच्छा, अब इसका मतलब है कि सैचुरेशन जब होती है तो या तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस में मिल सकती है या माइनस में मिल सकती है। अगर सिग्नल नेगेटिव था तो नेगेटिव मिल जाएगी, अगर सिग्नल पॉजिटिव था तो पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सही, इसको हम कंपैरेटर के तौर पर यूज करते हैं। तो इसमें V0/V+ वही चीज़ आपको बताई हुई है, ये रेफरेंस वोल्टेज है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से वैल्यू कम ज़्यादा करूँ V की वैल्यू, तो उससे रेफरेंस वोल्टेज ज़ाहिर है उसके साथ कंपेयर हो रही है।
अगर ऐसा हो कि रेफरेंस वोल्टेज अप्लाइड ये जो वोल्टेज है उससे क्या हो ज़्यादा हो, तो वी नॉट हमें प्लस वाली आउटपुट दे देगा। और अगर वी आर लेस देन वी हो, यानी कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो अप्लाई ये जो अप्लाइड वोल्टेज उससे वेरिएबल आप कह लें वोल्टेज है, अगर लेस हो तो देन वी नॉट जो है वो माइनस वी सी सी की वैल्यू दे देगा। सो वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। तो वी इज ग्रेटर देन वी आर होगा तो हमारे पास माइनस वी सी की वैल्यू आएगी। और वी नेगेटिव लेस देन वी पॉजिटिव होगा तो वी लेस देन रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगा ये वाला जो है। तो अगर ये लेस देन रेफरेंस वोल्टेज हो गया तो हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो वी प्लस वी सी सी आ जाएगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकली जो है वो लेट्स से कि नाइट स्विच वगैरह में। आप देखें कि उसमें जो है वो दिन को ऑटोमेटिकली जो है वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, रात को ऑन हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने रेफरेंस वोल्टेज के लिए क्या लगाया होता है, एक एल डी आर लगाया था जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है कि जो ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जो ही लाइट कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होना शुरू होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। तो इसमें कहता है जी कि हमारे पास जो है रेजिस्टेंस R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज हो रही है, इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस ड्रॉप जो R2 कह रहा है तो VR2 को कनेक्ट किया पॉजिटिव इनपुट के साथ, तो हमारे पास जो रेफरेंस वोल्टेज है वो फिर क्या आ जाएगी, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी सी सी। ये सिंस क्योंकि वी आर जो है वो लेस देन वी सी सी है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो जो वी प्राइम है, अब देखो कि लेट आर एल इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट जो है। सो आर इसमें जो एल है और आर थ्री है अनदर पोटेंशियल डिवाइडर बनेगा, तो यहाँ पर वी प्राइम की वैल्यू आर थ्री ओवर आर एल प्लस आर थ्री इंटू वी सी सी आ जाएगी। वी प्राइम प्रोवाइड्स द नेगेटिव इनपुट, तो वी प्राइम विल नॉट बी कांस्टेंट वोल्टेज, इट विल वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जरा गौर करें कि ये जो है इसके ऊपर लाइट की इंटेंसिटी अगर कम ज़्यादा होगी तो रेफरेंस वैल्यू जैसे यहाँ हम इसको कह रहे थे वी, इसमें इसको वी प्राइम कह रहे हैं। तो वी प्राइम और यहाँ पर वी प्राइम और रेफरेंस वोल्टेज आपस में कंपेयर होने जा रही है। अब क्या होता है डे टाइम में when लाइट उसके एलडीआर के ऊपर फॉल कर रही होती है तो लाइट ऊपर फॉल करने से उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाती है, तो आर एल क्या होगा, स्मॉल होगा। जब आर एल स्मॉल होगा तो देन हम कहेंगे वी प्राइम विल बी लार्ज। अगर वी अगर जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो वी नॉट ने हमें कौन सी वैल्यू दे देनी है, वी सी सी। अब आपने जो लाइट है उसको नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर जो है वो अपडेट करवाना है, ठीक है। तो डे टाइम में चूंकि वैल्यू आउटपुट जो है वो नेगेटिव रहनी है तो वो ऑन ही नहीं होगी। तो जो ऑटोमेटिक स्विचिंग वाली लाइट्स होती हैं उनको आमतौर पर पॉजिटिव वोल्टेज पे अपडेट करवाते हैं, नेगेटिव पे वो जो है वो काम नहीं करती। अब आउटपुट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद a relay system और इट energizes the work only when V is equal to जो है वो V plus VC। रिले सिस्टम का मतलब हो सकता है वहाँ गेट उन्होंने यूज किया हो, तो वो गेट उसी सूरत में ऑपरेट करेगा जब उसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी। पॉजिटिव कब मिलेगी, जब रात हो जाएगी। रात को जो है लाइट कम हो जाएगी और एलडीआर के रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि वी प्राइम जो है वो लेस देन वी आर हो जाएगा और आउटपुट आपको क्या मिल जाएगी, प्लस वी सी सी। उस केस में जो है वो कहता है जी कि देन इट टर्न्स ऑन स्ट्रीट लाइट, दैट्स व्हेन वी सी वी नॉट जो है माइनस वी सी सी था, द लाइट विल नॉट बी स्विच्ड ऑन। और जब वी नॉट इज इक्वल टू प्लस वी सी सी हो जाएगा और लाइट्स ऑन हो जाएंगी। At dark, RL becomes larger और V prime decrease हो जाता है और when V prime becomes just less than VR, the output of the operation amplifier switches to plus VCC और इस तरह से जो है वो ऑन हो जाती है स्ट्रीप जो है। तो ये जस्ट आपने एक नज़र इन टॉपिक से रिवाइज करना है, इसमें ना कोशिश करनी है आपने ये वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो एक नज़र रिवाइज कर लेंगे वी आर का और वी प्राइम का। तो अक्सर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज देकर पूछा जा सकता है कि वी आर की वैल्यू की कैलकुलेट करें, वी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये जो है वो बस सिंपल सी इसमें इन्फॉर्मेशन ही याद करनी है। इस यूनिट में खास तौर पर जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल तो ज़ाहिर गेन से रिलेटेड ही आ सकते हैं, फाइंड करना भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। बाकी सारा एज ए इंफॉर्मेशन आपने जो है वो इसको लर्न करना है। आई होप सो कि टेस्ट में आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, उसमें डिस्कशन में जो है वो छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए उनको हम मजीद क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।